बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कहना अब्दु भैया कहना नस्ताइन। तो इस तरीके से हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने ऑर्थोगोनल रे की टेस्टिंग देखी थी जो कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आती है। जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर डिसीजन टेबल भी देखा था। ये सारी चीज़ें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आती है क्योंकि इसके अंदर हम लोग ऊपर सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो वाइट बॉक्स आज की वीडियो के अंदर हम लोग वाइट बॉक्स टेस्टिंग देखेंगे। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है कि आपने कोड को आपने इंटरनली आपने उसकी एक लाइन को हमने चेक करना है, उसको हम कहते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। कोड को हम इंटरनली से देखते हैं, उसके अंदर जो खामियां होती हैं, जो उसके अंदर गलतियां होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। उससे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि आप सब कि आपको वीडियो की समझ नहीं आ रही होती, तो वीडियो की समझ आपको सिर्फ तब आएगी जब आप लोग साथ साथ नोट्स लेके आप साथ साथ बैठे होंगे और जो चीज़ मैं एक लाइन बोल रहा हूँ वो आप एक चीज़ अपने साथ साथ लिख रहे होंगे। तो मैं अभी भी आपको यही कह रहा हूँ, सबसे पहले अभी आप बैठे हुए हैं तो सबसे पहले आप अपने साथ नोटबुक लेके आए क्योंकि जो आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि हम लोग आज के अंदर डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा एक के अंदर ही आपको ये 4-5 टॉपिक आज के अंदर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हम देखेंगे उसका नाम है कंडीशनल कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ये जो हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर, एक आता है कंडीशनल कवरेज और एक आता है लूप कवरेज। जैसे आपको एक कोड दिया जाता है, वो स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, इस तरह का आपको एक कोड दे दिया जाएगा। तो इस कोड के अंदर जब आपको दे दिया जाएगा तो आपने इसकी अगर वो कहेंगे आपने कंडीशनल कवरेज निकालनी है या आपको कहेंगे लूप कवरेज निकालनी है, तो वो किस तरीके से आपने निकालनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो आपकी इफ़ की स्टेटमेंट्स होंगी या आपके लूप की स्टेटमेंट होंगी, इसको कहते हैं कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है, तो आपने सिर्फ उन कंडीशंस इफ़ स्टेटमेंट फॉर लूप स्टेटमेंट सिर्फ आपने इसका जो है आपने ग्राफ बनाना होगा। अगर अब वो आपको कहेंगे कि कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना है तो आपने सारों का बनाना है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, एक कि अगर आपको कहा जाएगा कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना है तो आपने सारा पूरे कोड का आपने कंट्रोल फ्लो ग्राफ स्टार्टिंग से लेकर आपने एंडिंग तक बना देना। अगर आपको कहा जाएगा आपने इसकी कंडीशनल कवरेज निकालनी है या आपको कहा जाएगा आपने इसका लूप कवरेज निकालनी है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो आपकी कंडीशंस होंगी, इफ़ की कंडीशन, एल्स की कंडीशन, उसके अलावा एल्स इफ की कंडीशन, उसके अलावा फॉर लूप, टू वाइल लूप, जितने भी आपके ये कंडीशंस वाली लाइंस होती हैं कोड की, इसको सिर्फ आपने इसका निकालना है। इसको हम देखेंगे आगे वीडियो के अंदर भी, लेकिन अभी तक आपने जो अपने नोट्स पर लिखना है आपने ये लिखना है कि इसकी कंट्रोल फ्लो ग्राफ की कितनी टाइप्स होती हैं। और अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जैसे कंडीशनल कवरेज का, तो आपने क्या ग्राफ के अंदर आपने क्या बनाना है। इसके अलावा हमने इससे साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे और इस ग्राफ के अंदर इसको ग्राफ को ड्रॉ भी करेंगे। तो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं, ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा, जब आगे स्क्रीन के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपको जब कंट्रोल फ्लो ग्राफ्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से आपको ये आपको कोड दे दिया जाएगा, तो आपने इसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना होगा। अब ये तो अभी छोटा सा कोड है, आपको इससे बहुत ही मज़ीद लंबा मिलेगा कोड, लेकिन आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले हम इसको स्मॉल लेवल का देखेंगे, उसके बाद हम इसका थोड़ा एडवांस लेवल को पे जाएंगे। आपको वो कहेंगे हमने कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना। अगर उन्होंने आपको वहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो यहाँ से आपका कोड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जाके जो एंड हो रहा है, आपने इस सारे का आपने वो कंट्रोल फ्लो ग्राफ जो होता है वो आपने बनाना है। दूसरी तरफ अगर आपको कहते हैं आपने कंडीशनल कवरेज या आपने लूप कवरेज, ये दोनों एक ही होती हैं लेकिन नाम का फ़र्क है सिर्फ। कंडीशनल कवरेज और लूप कवरेज का मतलब होता है कि यहाँ पर इफ़ की स्टेटमेंट या फिर फॉर लूप, वाइल लूप, एल्स इफ, एल्स स्टेटमेंट, ये सारी स्टेटमेंट्स, इसका मतलब है कंडीशनल कवरेज। कंडीशनल कवरेज मतलब कोई कंडीशन। तो अगर आपको कहेंगे कंडीशनल कवरेज का हमने ग्राफ बनाना है या लूप कवरेज का ग्राफ बनाना है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ स्टेटमेंट, ये वाली इफ़ स्टेटमेंट, अगर यहाँ पर लूप होते, एल्स इफ होता, एल्स होता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसका आपने ग्राफ बनाना था। आपने बाकी इन स्टेटमेंट्स का, जैसे ये स्टेटमेंट है इनका आपने, जैसे ये स्टेटमेंट है इनका आपने ग्राफ नहीं बनाना था। आपने सिर्फ और सिर्फ जो सी आपकी कंडीशन हैं आपने उसका ग्राफ बनाना था। तो होप्स तो आपको अभी तक समझ आ गई होगी कि आपको क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, आपने उसका आंसर किस टाइप का ही देना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अब अगर इसका उन्होंने अगर आपको कहेंगे इसका हमने सबसे पहले हम देख लेते हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। तो कंट्रोल फ्लो ग्राफ सबसे पहले जब आपको इस तरह कोड दिया जाएगा तो हो सकता है आपको इस तरीके से यहाँ पर
ये नंबरिंग भी की जाए कोड की, आपको दे दी जाए। लेकिन अगर आपकी नंबरिंग नहीं की जाती तो आपने ये करना है, आपने इसकी नंबरिंग खुद कर। सबसे पहला स्टेप आपने ये लेना है, स्टेप नंबर 1, आपने इसकी नंबरिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि पहला स्टेप ये होगा कि आपने क्या करनी है, नंबरिंग करनी है अपने कोड की, आपने नंबर देने। अब नंबरिंग भी ऐसे नहीं दे देनी कि हर लाइन का आपने नंबर कर देना। नंबरिंग के वक्त भी आपने हर चीज़ नोट डाउन करनी है कि आपने इसको जो है इसको काउंट नहीं करना। जो आपकी ऊपर वाली ये फंक्शन होगा, फंक्शन को आपने काउंट नहीं करना, क्योंकि आप सब प्रोग्रामिंग आपको आती है, आपको पता है ये आपको यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, तो इसको आपने काउंट नहीं करना। आपने जो सी आपकी एग्जीक्यूशन की लाइन है और डिफाइनिंग की लाइन है, सिर्फ आपने ये वाली काउंट करनी। एग्जीक्यूशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन ये होता है कि जैसे यहाँ पर ये चीज़ कोई एग्जीक्यूट हो रही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ हो रहा है, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन। और डिफाइनिंग क्या होती है कि देखें यहाँ पर 21 असाइन हो रहा है इसको, तो ये क्या होगी, असाइनिंग होगी। तो आपने सिर्फ असाइनिंग नोड्स को और जितनी भी आपकी होंगी इफ़ स्टेटमेंट्स और जितनी भी आपकी होंगी ये एग्जीक्यूशन वाली स्टेटमेंट, सिर्फ आपने उनको नंबरिंग करना है। जैसे यहाँ पर नंबरिंग हुई है 1 इसको दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, डिफाइनिंग हो रही है, देख सकते हैं। 2 इसको दिए क्योंकि इफ़ को तो लाजमी आएगी। उसके बाद 3 है, 3 की भी लाजमी आएगी। उसके बाद देखें इसको ब्रैकेट को नंबर नहीं करना आपने, ब्रैकेट को फ़िलहाल यहाँ पर नंबर नहीं करना आपने। उसके बाद आपने फोर लूप देखें, यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन हो रही लॉग की, उसको हमने नंबर किया हुआ है। 5 ऑलरेडी नंबर होगी क्योंकि इफ स्टेटमेंट है। उसके बाद 6 वाली नंबर हुई है, ये वाली क्योंकि ये ऑलरेडी है। अब देखें यहाँ पर ब्रैकेट नंबर नहीं हुई है। उसके अलावा ये रिटर्न, ये भी एक एग्जीक्यूशन ही हो रही है, तो आपने इसको भी नंबर कर देना। उसके बाद आपने इस ब्रैकेट को नंबर नहीं करना, इसके अंदर आपने ब्रैकेट को नंबर नहीं करना। वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि आपने ब्रैकेट कहाँ जाके आपने किस तरीके का आपने कौन सी ब्रैकेट होगी जिसको आपने नंबर करना है। तो इसके अंदर आपने जो सिंपल वाला इस तरह क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर सिंपल वाला तो खैर नहीं आएगा, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए आपने ब्रैकेट्स को, इफ़ की स्टेटमेंट्स के अंदर आपने ब्रैकेट्स को कंसीडर नहीं करना है अपनी नंबरिंग के लिए। तो सबसे पहले आपने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद आपने, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, आपको बहुत ही खचमच का कोड आएगा, तो आपने ये करना है, आपने यहाँ पर आपने कमेंट्स कर लेने हैं कि आपकी ब्रैकेट एंड कहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट की ब्रैकेट ख़त्म हो रही है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंड इफ़। इस तरीके से जहाँ पर अगली ब्रैकेट ख़त्म हो रही है वहाँ पर आप यहाँ पर कमेंट कर दें कि यहाँ पर ये वाली इफ़ की स्टेटमेंट ख़त्म हो गई। तो सबसे नंबर 2 स्टेप आपने ये करना है आपने। तो स्टेप नंबर 2 में आपने कमेंट्स कर देना है सारी एंडिंग ब्रैकेट, ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी ब्रैकेट एंड कहाँ पर हुई, ताकि आपका जो आपका ग्राफ का स्ट्रक्चर है वो सही तरीके से बन जाए। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करना है। अब आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, सबसे पहले आप साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी निकाल लें, वो ही आपको बताऊँगा वो क्या होती है। लेकिन आप सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ देखें हम कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने 1 वाली नोड बना लेनी, ये होगी 1 की। अब उसके बाद 1 के बाद वो कहाँ पर जा रहा है, 2 पर जा रहा है, तो आपने यहाँ पर नीचे करके आपने यहाँ पर कर लेना है, ये आपकी होगी 2 की होगी। ये कंप्यूटर है यहाँ पे इस वजह सही नहीं बननी, लेकिन आपने इसको एक्यूरेटिव बनाना है। तो 2 यहाँ पर हो गया। उसके बाद आप देखें 2 पर डिसीजन हो रहा है, यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, जहाँ भी डिसीजन होगा उसकी आगे से इस तरीके से 2 शाखें निकलती हैं। ये एक ट्रू हो गया, एक फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर भी इसकी 2 शाखें निकलेंगी, एक जो सी होगी वो ट्रू की तरफ जाएगी, तो ट्रू वाली इस तरफ आ गई है। अब देखें ट्रू जब होगा अगर, तो अब आपको कोडिंग सारों को आती है अगर, तो इफ़, ये तो बहुत आसान कोडिंग है कि इफ़ अगर सही हो जाती है, अगर ट्रू हो जाती है, ये कंडीशन सक्सेसफुल हो जाती है, तो वो कहाँ पर आएगा, वो 3 वाले अंदर के अंदर आएगा, 3 वाले के अंदर आएगा। तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये अगर ट्रू हो जाता है तो कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 के ऊपर। लेकिन 2 अगर फॉल्स हो जाता है तो कहाँ पर जाएगा, अगर 2 देखें यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर देख लें, यहाँ अगर फॉल्स हो जाता है तो वो 3 पर तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ इससे आपको पता लगेगा यहाँ पर एंड हो गया। तो जब एंड हो गया तो वो कहाँ पर जा रहा है, वो यहाँ पर 4 के अंदर आ रहा है। तो आपने यहाँ पर लिखना है कि 2 अगर फॉल्स हो जाता है तो वो कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख देते हैं यहाँ पर फॉल्स। तो यहाँ पर आप लिख लें फॉल्स, तो यहाँ पर अगर 2 फॉल्स हो जाता है तो 4 पर आ जाएगा, अगर तो 2 जो से ट्रू हो जाता है वो कहाँ पर चला जाएगा, 3 पर चला जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद 4, अगर 4 के बाद तो ऑब्वियस बात है 3 के बाद, तो अगर 3 अगर ट्रू भी हो जाता है, ट्रू होने के बाद वो 3 पर आएगा, 3 के बाद दोबारा उसने 4 पर ही आना है। तो आप यहाँ से इसका एरो भी यहाँ पर रख लेंगे।
और हर नोड का कोई ना कोई एरो निकलेगा, कोई भी ऐसे डैंगलिंग आपने नहीं छोड़नी, सिवाय आखिरी और पहली नोड के। उसके अलावा कोई भी डैंगलिंग नहीं होगी कि इसके अंदर से कोई एरो ना निकले, हर नोड के अंदर से कोई ना कोई एरो लाजमी निकलेगा। उसके बाद 4 के बाद आपने कहाँ पे जाना है, 5 के ऊपर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5, और 5 देखें 5 पर भी डिसीजन लगा हुआ है। अगर तो ये ट्रू हो जाती है तो वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर जाएगा, 6। तो ये कौन सी नोड है, ये ट्रू वाली नोड है। और देखें यहाँ पर 6 वाली ट्रू है। अगर तो फॉल्स हो जाता है तो कहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 के ऊपर। यहाँ पर आप एरो भी लगा सकते हैं। तो अगर तो ये फॉल्स हो जाता है तो ये कहाँ पर आ जाएगा, 7 के ऊपर। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F। अगर तो फॉल्स होता है 7 पर। और देखें यहाँ पे डैंगलिंग हो रहा है, तो डैंगलिंग नहीं करना, 6 के बाद भी उसने आना 7 पर ही है। अब देखें यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट करने के बाद उसने रिटर्न पर ही आना है। तो इसके बाद 6 के बाद भी उसने कहाँ पर आना है, 7 पर ही आना है। तो इस तरीके से आपका ये कंट्रोल फ्लो ग्राफ इसके मुताबिक ये बन गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी होती है, आप देखें जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप साथ साथ नोट डाउन करेंगे, तो जब हम एडवांस चीज़ों के ऊपर जाएंगे तो आपको उसकी अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो यहाँ पर अब देखें, अब हमने इसकी ये हमने ग्राफ बना लिया, एक चीज़ बना ली। अब नेक्स्ट चीज़ उन्होंने वो क्या मांगे, वो आपसे ये कहेंगे कि आपने इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसका ये फॉर्मूला होते हैं। ये दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पहला फॉर्मूला है वो है प्रेडिकेट +1। प्रेडिकेट का मतलब ये होता है, आपने ध्यान से यहाँ पर इस पर मैं कहता हूँ आपके पास अगर नोट्स हों तो आप अभी नोट डाउन कर लेंगे, तो आपको अभी ये जब आप दोबारा अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसी वक्त समझ रहेगी। तो प्रेडिकेट का मतलब ये होता है कि जो सी भी यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट होगी, एल्स इफ होगी, फॉर लूप होगा, डू वाइल होगा, वाइल लूप होगा, एल्स होगा, एल्स इफ होगा, जितनी भी आपकी प्रेडिकेट मतलब जिसके अंदर से 2-2 नोट्स निकलती हैं, जैसे इसमें से 2-2 निकल रही हैं, ये सारी प्रेडिकेट नोट्स होती हैं। ये सारी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर 2 निकलती है, एल्स के अंदर भी 2 ही निकलती है, उसके अलावा एल्स इफ के अंदर से 2 निकलती हैं, और फॉर लूप के अंदर से 2 निकलती हैं। सारी आपकी क्या हो जाएंगी, प्रेडिकेट नोट्स। तो आप यहाँ पर देखें तो कितनी आपकी प्रेडिकेट्स नोट्स हैं। यहाँ पर आप देखें एक ये और एक ये 2 इफ स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पर प्रेडिकेट नोट्स कितनी होगी, 2, और +1 आपने साथ कर देना, तो +1 = 3 आपके पास इसका साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। इसकी कैसे फाइंड आउट, ये कैसे होगी, दोनों सेम ही आएंगी, दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इसके अंदर इसका कैसे होगा, एजेस आपने काउंट करना है, एजेस कितने बन रहे हैं। एजेस मतलब होता है ये जो सी ये वाली चीज़ है, तो ये कितनी बन रही है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर इसके 8 एजेस बन रहे हैं, 7 नहीं बन रहे। तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है नोट्स को। तो नोट्स कितनी है यहाँ पर, ये वाली नोट ये 7 ही बन रही है। देखें तो ये 7 ही नंबरिंग की थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 बन रही है। तो यहाँ पर हमने लिखना है 7, साथ हमने कर देना है +2। तो 8 - 7 क्या होता है, 1, और 1 + 2 क्या होता है, = क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। तो दोनों से आप जिस तरह मर्जी आपका कर लें, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। इसका भी 3 आ रहा है, इसमें से भी आपका क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो दोनों में से आप जो भी करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। अब इसके ये किस लिए होता है, इससे आपको पता लगा इसके। अब तीसरी चीज़, 2 चीज़ हमने कर ली है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना लिया, दूसरा हमने ये कर लिया, हमने इसका साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर लिया। अब तीसरी चीज़ उन्होंने क्या मांगी, उन्होंने आपको कहा आपने इसके बेसिस पाथ भी निकालना है। बेसिस पाथ आपको इससे पता लग जाएगा, जो आपकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आएगी जो कि ये आई है, इससे आपको पता लग जाएगा इसके बेसिस पाथ कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। इससे आपको ये चीज़ पता लगेगी। अब देखें यहाँ पर आपके नोट्स होंगे, तो आप उसी वक्त इसको नोट डाउन कर लेंगे कि आपकी ये जो ये होंगी, ये आपको बताएंगी कितने आपके बेसिस पाथ बनेंगे। बेसिस पाथ क्या होते हैं वो देख लेते हैं। बेसिस पाथ आपके ये होते हैं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि बेसिस पाथ आपके वो पाथ होते हैं कि कितने रास्ते आपके बनते हैं, यहाँ से पहली नोड से लेकर आखिरी नोड तक जाने के लिए आपके कितने रास्ते बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पर रास्ते आइडेंटिफाई करें तो पहला रास्ता सारे ट्रू का बनेगा। देखें यहाँ पर ये 1 से 2 से ये 3 पर आया, 3 से ये ट्रू की तरफ हम जा रहे हैं, सारे ट्रू। सबसे पहला आपने निकालना है सारे ट्रू के लिए। सो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो आपके क्या बन जाएंगे, ये पहला आपका पाथ बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 1
उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर आपका 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। ये आपके क्या बन गए, एक पहला पाथ बन गया। उसके बाद दूसरा आपने सारे फॉल्स के लिए निकाल लेना है। तो ये 1, ये 2, ये 3 यहाँ पर 2 के लिए, तो हम लोग फॉल्स के लिए काउंट आउट करें। तो 1, 2, 4, 5 और ये 7, ये आपके क्या बन जाएंगे इसके लिए 1, 2, 4, उसके बाद 5 और उसके बाद क्या आ जाएगा 7। ये आपके हो गए दूसरा। तीसरा अब इसका क्या पाथ निकलेगा, आपने इसमें से कोई सा भी एक ट्रू निकाल लेना है और दूसरा फॉल्स हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 7 एक ट्रू के लिए निकाल लें। तो 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 7। तो ये आपके क्या बन गए हैं, बेसिस पाथ बन गए। सिर्फ आपने ये 3 चीज़ें इसमें से फाइंड आउट करनी है, एक ये, दूसरा साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी और तीसरा आपने इस तरीके से इसके बेसिस पाथ निकाल लेना। तो आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तो बड़ा इजी सा था, आपको मैंने बड़ी डिटेल में बताया है जिसको नहीं भी पता था। अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल देख लेते हैं। आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, अगर फोर लूप आ जाए तब आपने क्या करना होगा। अच्छा, तो जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर फोर लूप आया हुआ। अगर फोर लूप का केस होगा तब आपने क्या करना है, ये मैं थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इसका ग्राफ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप इसका सिर्फ ओवरव्यू ले सकते हैं, फिर हम एक डिटेल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल होगा, तो आपने अभी वीडियो लीव नहीं करनी है। जो अगला क्वेश्चन होगा वो बहुत ज़्यादा डिटेल होगा, उसी तरह आपके एग्जाम्स के अंदर भी उसी तरह का क्वेश्चन आएगा। तो इसके ना आप देख सकते हैं इन्होंने नंबरिंग की हुई है, पहले वाली तो ऑलरेडी नंबरिंग होगी, जैसे नंबरिंग आपको मैंने बताया था, हमने वैसे ही नंबरिंग करनी है। ये फोर लूप है, इसको भी नंबर किया, आपको मैंने स्टेप्स बताया था, सबसे पहले नंबर करना है आपने, अगर आपको नई नंबरिंग की होगी। तो ये आ गया 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये आ गया 5, उसके बाद ये वाला 6, ये 7, ये 8, ये 9 देखें ये वाला, ये ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद ये वाला 10 आ गया। तो ये आपके इसमें अंदर सारे आपने नंबरिंग कर लिए। तो इसके अंदर 1 देखें यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आप देख लेते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह बना हुआ है। तो 1 आपके पास आप देख सकते हैं ये आ गया। अब 2 पर आपके पास यहाँ पर फोर लूप लगा हुआ है, ये 2 पर आपका क्या लगा हुआ है, फोर लूप लगा हुआ है। इस तरीके से नहीं करना, आपने इसको सर्कल ही करना है। तो आपने इसका 2 पर अगर फोर लूप लगा, अगर तो अब देखें ट्रू अगर फॉल्स हो जाता है, अगर ट्रू यहाँ पर आकर फॉल्स हो जाता है तो वो कहाँ पर चला जाएगा, वो डायरेक्ट यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो वो कहीं आ नहीं सकता, कोई भी इसमें से नहीं चलेगी। तो 2 यहाँ से डायरेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, नीचे 10 पर आ जाएगा। लेकिन ये हमने सबसे पहले फोर लूप में हमने ये चीज़ लाजमी करनी होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी फॉल्स वाली साइड हो जाएगी और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ट्रू वाली। अगर तो 3 आपका ट्रू हो जाता है तो आपका किधर आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा। 2 अगर आपका ट्रू हो जाता है, उसके बाद आपने 4 पर आना है। 4 के बाद बाकी सारा तो हमने जो पहले किया था वही है। चेंजिंग इसमें क्या है, चेंजिंग इसमें ये है कि अगर 9 जोन से, ये 9 पर आपका फोर लूप क्या हो रहा है, एंड हो रहा है यहाँ पर, इस जगह पर। जब यहाँ पर एंड हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये वाली चीज़ ना होती, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये काट देता हूँ ये, तो इस केस से जैसा मैंने पहले बताया था कि ब्रैकेट किस केस का ना काउंट होगी, इस केस में काउंट होगी जब आपकी फोर लूप यहाँ पर एंडिंग हो रही होगी लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ नहीं होगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ना होती। तो ये 9 वाली जो सी चीज़ है, इसको हम लोग ये वाली ब्रैकेट कंसीडर करते हैं। इस कोड को हमने नंबर देते हैं इस 9 वाला, इस ब्रैकेट को हम लोग ये 9 वाला नंबर देते हैं। तो 9 यहाँ पर इस केस के अंदर हम ब्रैकेट्स को काउंट करेंगे, वैसे हम ब्रैकेट को काउंट नहीं करेंगे। तो 9 जब यहाँ पर ट्रू हो जाएगी, 9 मतलब यहाँ पर फोर लूप एंड हो रहा है ना, तो यहाँ से वापस फोर लूप कहाँ पर जाएगा, वापस 2 के पास जाएगा। क्योंकि फोर लूप अगर आपको पता हो तो वो इस तरीके से चलता रहता है, मल्टीपल टाइम चलता रहता है, जब तक उसका क्या हो जाता है, कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये इस तरीके से वापस चलता जाएगा और जब इसका फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ से वो डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा, 10 पर आ जाएगा। आपने 9 से, आप देखें 9 ये वाली जो स्टेटमेंट थी, आपने यहाँ से डायरेक्ट इसको 10 पर नहीं लेके आना, 9 से 10 पर नहीं जा रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने 9 से इसको 10 पर नहीं लेके जाना, लेकिन 9 से आपने वापस 2 पर लेके जाना। और जब, क्योंकि कंडीशन आपकी ऊपर लिखी हुई है, जब आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तब भी आपको ये यहाँ से 10 पर आएगा, वैसे वो 9 से 10 पर नहीं आएगा। अभी आपके पास अगर नोट्स हो तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और उसके बाद 9 से वो 2 से वो 10 पर आएगा और यहाँ पर आपको ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर आप देखें साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप देखें एक फोर लूप ये है तो एक काउंट होगा, दूसरा ये और तीसरा इफ स्टेटमेंट ये है। तो यहाँ पर 3 प्रेडिकेट्स हैं और +1 करेंगे इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब आके 4, इसकी आपकी क्या आएगी, साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी आएगी। आपने सिंपल ये फोर लूप 1
इफ स्टेटमेंट दूसरी, इफ स्टेटमेंट ये, तो आपके ये 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसकी अब आगे बेसिस पाथ कितने बनेंगे 4 बनेंगे। तो इस बेसिस पाथ के किस तरीके से बनेंगे, अब बेसिस पाथ आपने जब फोर लूप आपको लगा हुआ आपका एक तो मस्ट बनेगा, एक कौन सा बनेगा 1 2 और यहाँ से 2 से 10, तो एक आपका तो ये वाला लाजमी बनेगा, इसका आपको एक नंबर तो आपको मुफ्त का इस तरीके से मिल जाएगा। तो आपने 1 2 और डायरेक्ट आपने 10 पर ले जाना है। दूसरा आपका कैसे होगा, आपका सीधा ट्रू के लिए जाएगा, तो ट्रू के कैसे जाएगा 1, उसके बाद 2 से आपका किधर जाएगा 3 पर, 3 से आपका किधर जाएगा 4 पर, और 4 से आपका किधर जाएगा 5 पर जाएगा, क्योंकि हमने ट्रू के लिए टेस्ट कर रहे हैं 5। उसके बाद 5 से देखें 6 पर ही आ रहा है वापस, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 7 के बाद देखें 8 के बाद किधर आ रहा है 9 पर ही आ रहा है। 9 के बाद, अब 9 के बाद देखें 9 के बाद 10 नहीं, 9 के बाद दोबारा 2, तो दोबारा आपने 2 लिखना है और उसके बाद आपने क्या लिखना है 10 लिखना है। तो ये आपका दूसरा बेसिस पाथ बन गया, ये 2 लिखे हुए हैं, ये इसके आगे चल रहा है। उसके बाद तीसरा क्या होगा, देखें 4 बनेगा। अब हमने एक सारा फॉल्स के लिए चेक करना है, तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 9 और 9 के बाद 10 नहीं, 9 के बाद 2 और 2 के बाद क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा आ गया। और चौथा आप इसमें से कोई भी एक ट्रू ले लें और इसको फॉल्स कर लें, तो आपका ये चौथा बन जाएगा। तो क्या होगा 1 2 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 9 और 9 के बाद 10 नहीं, 2 के बाद फिर 10, फिर आपका ये बेसिस पाथ कंप्लीट होगा। तो फोर लूप अगर आपका ऐसा आएगा तो आप इस तरीके से आप पहले ये फिर ये और फिर आप इसके बेसिस पाथ निकाल सकते हैं। तो अब एक हम लोग मुश्किल वाला सिनेरियो देख लेते हैं। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन आया, इसका आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। उन्होंने आपको क्या कहा, आपने इसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना है कंडीशनल कवरेज के हिसाब से। तो कंडीशनल कवरेज क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ ये फोर लूप इफ स्टेटमेंट एल्स फॉर एल्स ये वाली इफ, इनका सिर्फ आपने इसका क्या बनाना है, आपने इसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना है। आपने सारों को काउंट नहीं करना। देखें नंबरिंग उन्होंने सारों की हुई है, नंबरिंग उन्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारों की नंबरिंग की हुई है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कंडीशनल कवरेज आपने निकालनी है। कंडीशनल कवरेज ऐसे आपको स्टार्टिंग में इस वजह से आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर आप सारों का निकाल देंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो कंडीशनल कवरेज आपने सिर्फ निकालनी है जो कंडीशंस लगी हुई हैं फॉर इफ लाइक दैट। उसके बाद उन्होंने कहा जी आपने इसकी बेसिस पाथ निकालने और इसी तरह आपने साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी भी इसकी निकालनी है। सबसे पहले जो काम है आपने इसका निकालना है कंट्रोल फ्लो ग्राफ। कंट्रोल फ्लो ग्राफ से भी एक पहला काम होता है, वो पहला काम ये होता है, देखें इन्होंने जो सा आपकी नंबरिंग करके देंगे वो आपको सही नंबरिंग नहीं होगी, उसको आपको सही करना पड़ेगा। अब इन्होंने देखें आपने नंबरिंग की हुई, इन्होंने इसको भी ये ब्रैकेट को भी काउंट किया, ब्रैकेट को भी काउंट किया, तो ये नंबरिंग तो यहाँ पर ही ख़राब हुई। तो इसकी नंबरिंग सबसे पहले आपने सही करनी है। तो इसको हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं कि इसका किस तरह बनेगा, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इसकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला आपको जो मैंने आपको स्टेप बताया था वो आपको मैंने ये बताया था कि आपने इसकी नंबरिंग करनी है। इस नंबरिंग को तो आपने बिल्कुल नहीं रहना, ये बिल्कुल नंबरिंग बिल्कुल ख़राब है। अगर वो आपको सारा कंट्रोल फ्लो ग्राफ का भी कहते तो ये नंबरिंग तब भी ख़राब थी क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट्स को भी काउंट किया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपने काउंट क्या करना है, सबसे पहले आपका ये फोर लूप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नंबरिंग दे रहे हैं। ये वाला फोर ब्रैकेट नहीं काउंट करे, ये फोर लूप क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है, ये वाली स्टेटमेंट है, ये प्रिंट की स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखें ब्रैकेट्स काउंट नहीं करनी। उसके बाद ये वाली ये तो लाजमी काउंट होगी, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर तो आपका यहाँ पर ये वाली, अगर तो आपको पता ही होगा कि क्योंकि प्रोग्रामिंग आप बहुत ज़्यादा कर चुके हुए हैं, इसको कहते हैं और इसको अगर ऐसे लगा हो तो इसको कहते हैं एंड। तो अगर तो आपके ये वाले ऑपरेटर्स लगे होंगे इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, तो ये वाली नोट जो सी है ये 2 काउंट होगी। इसको आगे मैं बताऊंगा ये 2 क्यों काउंट होगी। तो अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि अगर तो इस तरीके की स्टेटमेंट आएगी, चलिए आपको मैं बता देता हूँ, अगर तो इस तरह की आएगी तो ये आपने इसको 2 क्यों काउंट करना है। तो फॉर एग्जांपल आप सिनेरियो ले लें कि, तो ये वाला आप सिनेरियो ले लें कि इसके अंदर यहाँ पर ये और की स्टेटमेंट लगी हुई है। और का मतलब ये होता है या ये अगर ये चलेगा या ये वाला ट्रू होगा या ये वाला ट्रू होगा।
दोनों में से जो भी ट्रू होगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 1 ये हो गया, उसके बाद 2 इसको ही काउंट करेंगे, 3 इसको काउंट करेंगे और इसको 4 करेंगे। अब इसका अगर हम लोग कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाएं तो अगर 1 ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट की 2 नोड्स निकलते हैं, इसके अंदर 2 और हैं, तो इसकी 2 इस वजह से नोड्स बनेगी क्योंकि अगर तो फॉर एग्जांपल 1 जो है ट्रू हो जाता है, अगर ये वाला ट्रू हो जाता है तो वो कहाँ पर आएगा, 3 पर आ जाएगा। तो ये तो एक सीधी चीज़ होगी। तो 1 अगर ट्रू हो जाता है तो वो कहाँ पर आ जाएगा, 3 के अंदर आ जाएगा। तो ये तो एक सीधी चीज़ है, इसको तो किसी को डाउट नहीं है। और अगर 1 फॉल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 1 हो जाता है फॉल्स, तो फॉल्स होके वो किधर जाएगा, वो फॉल्स होके 4 पर तो जाएगा। लेकिन यहाँ पर और लगा हुआ है, और का मतलब ये है कि वो अगले को भी चेक करेगा कि ये वाला ट्रू तो नहीं, क्योंकि ये वाला तो फॉल्स हो गया। और की कंडीशन के अंदर अगर तो इनमें से एक भी ट्रू हो जाए तो वो अंदर आ जाता है। तो अगर तो ये फॉल्स हो गया तो वो किसको चेक करेगा, वो इसको चेक करेगा कि ये अगर ट्रू है तब भी तो वो 3 पर जा सकता है। तो अगर तो 1 यहाँ पर फॉल्स हो जाता है तो वो कहाँ पर जाएगा, वो 2 पर जाएगा। तो 2 क्या चीज़ है, 2 ये वाली चीज़ है, इसको वो चेक करेगा। अगर ये ट्रू है तो अगर ये वाला ट्रू हो जाता है तो वो कहाँ पर चला जाएगा, वो 3 पर चला जाएगा। लेकिन अगर ये भी फॉल्स है और उसके बाद 2 भी फॉल्स है, ये वाली भी फॉल्स है, तब वो किधर जाएगा, फिर वो जाएगा 4 पर। तो मेरे ख्याल से आपको इस वक्त समझ आ गई होगी कि अगर तो यहाँ पर और स्टेटमेंट हो या एंड स्टेटमेंट हो तो हम लोग क्यों इसको एक इफ स्टेटमेंट को 2 काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4 होगा तो 4 के साथ हम इसको 5, क्योंकि 4 ये है और 5 हमारा क्या है, ये वाला। तो इस वजह से हम इसको 2 कंसीडर करेंगे। तो होप सो अगर आपके पास भी नोट्स होंगे तो आप ऑलरेडी इसको लिख चुके होंगे, क्योंकि फिर आपको शिकवे होंगे कि हमें समझ नहीं आती। तो अगर आपके पास भी नोट्स होंगे तो आप ऑलरेडी इस चीज़ को लिख चुके होंगे। आपको इस चीज़ की जब इसको दोबारा रिवाइज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने इसको करते वक्त याद रखने हैं। तो 4 5 हमने ये कर लिया। उसके बाद 6 जो है वो ये हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर लूप है। 7 ये हो जाएगा, ब्रैकेट्स को काउंट नहीं करना। उसके बाद 7 के बाद इसको हम लोग 8 नहीं करेंगे, एल्स वाले को। अब ये एक अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एल्स वाली स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 8 काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रू है। अगर तो ये वाली इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है उसने इसके अंदर ही आना है। तो अंदर आके कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि वो 8 ये फॉर लूप वाली होगी। तो जो ऑलरेडी आपका चल रहा है, जिसने ऑलरेडी कंसीडर होना ही होना है, तो उसको तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे एज अ नोड। तो इस वजह से हम लोग एल्स को काउंट नहीं करेंगे। जब भी एल्स आएगी एल्स वाले को काउंट नहीं करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर वाले को काउंट करेंगे जो कि फॉर लूप हो जाएगा। और 4 के बाद दोबारा देखें इफ़ की स्टेटमेंट आ रही है, यहाँ पर 2 फिर से आ रही है, तो इसको हम लोग 9 करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 करेंगे। 10 के बाद ये वाली स्टेटमेंट जो सी होगी इफ़ की, इसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, 11 करेंगे। उसके बाद दोबारा एल्स आ रहा है, एल्स को हम लोग काउंट नहीं करेंगे और आपकी ये वाली क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और 12 होने के बाद इसके बाद हम लोग 13 अब देखें, 13 इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखें, अब या तो इफ़ चलेगा या तो एल्स चलेगा। उसके बाद हमने इस फॉर लूप को चलते रहने देना जब तक किसी कंडीशन ख़त्म नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ पर इस ब्रैकेट को भी हम लोग एक 13 नोट कंसीडर करेंगे। या आपको इस वजह से मैंने बताया था कि आपने यहाँ पर वो भी कर लेना है, जो कहते हैं कमेंट कर लेना है कि यहाँ पर फॉर लूप जो सी ये ख़त्म हो रही है, तो फॉर लूप यहाँ पर ख़त्म हो रही है। लेकिन अब देखें इफ़ या एल्स में से कोई एक चीज़ चलेगी, इसके बाद हमने इसको दोबारा ऊपर भी तो लेके जाना है। तो ऊपर वो कहते जाएगा 13 पर जाएगा, 13। इस वजह से हमने इसको ब्रैकेट को कंसीडर किया है। अगर यहाँ पर कोई और एग्जीक्यूशन लाइन होती तो हम उसको काउंट करते, लेकिन नहीं है तो हम यहाँ पर किसको काउंट करेंगे, 13 को काउंट करेंगे। उसके बाद 13 के बाद हम लोग अब किस पर जाएंगे, अब देखें ये एल्स है, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो हम इस सिस्टम आउट को काउंट करेंगे जो कि हमारा 14 होगा। और 14 के बाद आप देख सकते हैं कि कोई भी इफ़ की फॉर लूप की बॉडी नहीं आ रही है और ये वाली फॉर लूप की आ रही है। तो इसको ये देखें, ये यहाँ पर एंड हो रहा है, इसके अंदर भी कोई भी एग्जीक्यूशन वाली लाइन नहीं है। तो इसको हम लोग ये काउंट करेंगे, इसको हम 15 काउंट करेंगे। और इसके बाद एक और यहाँ पर ब्रैकेट थी जो कि आपको नज़र नहीं आ रही, तो उसको क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल नोट्स कितनी बनेंगी, 16 टोटल नोट्स बनेंगी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको अगर आपको नहीं समझ आया इसको दोबारा देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल था। इस तरह के आप बहुत ज़्यादा इसमें नंबरिंग के अंदर आपकी सारी गलतियाँ होगी तो आपका पीछे कुछ भी नहीं रह जाएगा। अब हम इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले 1 वाली नोड आ जाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा इसका कम्प्लेक्स बनेगा। 1 जो सी आप देखें 1 ही यहाँ पर फोर लूप चल रही, तो 1 के आगे कितना बन जाएगा, 2 नोड्स बन जाएगी, एक इधर और एक इधर। अब 1 अगर तो फोल्ड हो जाता है, 1 यहाँ पर फोल्ड हो जाता है तो वो कहाँ पर चला जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर एंड पर चला जाएगा, जो कि आपकी नोड हो जाएगी 16। ये तो आपने शुरू में कर लेना है। ये आपका फोल्ड वाला साइड होगी है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी। 1 के बाद आपने किधर जाना है, 2 पर जाना है, ठीक है, ऐसे ही है। अब 2 जोन्स है, 2 के आगे भी फोर लूप लगा हुआ है, इसका मतलब है इसके भी आगे कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। एक तो ट्रू, दूसरा क्या होगा, फॉल्स। सबसे पहले हम ट्रू का कर लेते हैं। अगर तो 2 की स्टेटमेंट क्या हो जाती है, 3 ट्रू हो जाती है, तो वो आ जाएगा 3 के ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही है। और उसके बाद अगर 3 जोन सी है, 3 जोन से फोर लूप यहाँ पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर आप देखिए हम ब्रैकेट को कंसीडर नहीं करेंगे, 3 को ही कंसीडर करेंगे। तो 3 के यहाँ से वापस ऊपर यहाँ पर चला जाएगा। फोर लूप जब भी आएगा आपने इसको रिवर्स डायरेक्शन में लाजमी चलाना है, इसको आपने डैंगलिंग नहीं छोड़ना। कोई भी नोड आपकी पहली और आखिरी के सिवा कोई भी आपकी डैंगलिंग नहीं जाएगी कि हर उसके अंदर से कुछ ना कुछ निकलेगा, कोई ना कोई एरो निकलेगा। तो 2 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद दोबारा 2 पर आ जाएगी, और 2 पर कंडीशन लगी है, 2 अगर फोल्ड हो जाती है तो वो किस पर आ जाएगा, 4 और 5 पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 4 अगर ट्रू हो जाती है, 4 अगर देखें 4 अगर यहाँ पर ट्रू हो जाती है तो वो इसकी ट्रू होगी। अगर तो ट्रू हो जाती है तो आ जाएगा सिंपल 6 पर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक नोट बना लेते हैं कि 4 अगर ट्रू हो जाती है तो वो आ जाएगा 6 के ऊपर। लेकिन अगर फोर वाली जोन सी है वो अगर फॉल्स हो जाती है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉल्स। अगर तो ये फॉल्स हो जाती है तो वो किस पर आ जाएगा, और अगर यहाँ पर फॉल्स हो जाती है तो इसके वाली को चेक करेगा, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ से वो किधर जाएगा, 5 पर जाएगा, और 5 अगर ट्रू हो जाता है तो 5 किधर जाएगा, 6 पर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा अगर तो ये ट्रू हो जाती है। तो होप्स आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब देखें 6 अगर तो 5 जोन सी है वो फॉल्स हो जाती है, अगर तो 5 फॉल्स हो जाती है तो वो कहाँ पर आ जाएगा, देखें वो यहाँ से 5 अगर फॉल्स हो जाती है, 4 और 5 दोनों फॉल्स हो जाते हैं, मतलब ये 4 भी फॉल्स 5 भी फॉल्स, तो वो कहाँ पर आ जाएंगे, डायरेक्ट जोन से इधर आ जाएंगे इस वाली एल स्टेटमेंट। लेकिन अगर तो पहले हम ट्रू के लिए बना रहे हैं तो 6 अगर जो सा, अब देखें ये वाली फॉल्स हुई है, ये वाली ट्रू हो गई तो वो 6 पर आ गया, 6 मतलब यहाँ पर आ गया, और 4 अगर ट्रू होगी तब भी वो 6 पर आ गया। तो अगर तो 6 पर आ गया तो यहाँ पर क्या लगा हुआ, फोर लूप लगा हुआ। तो फोर लूप अगर ट्रू हो जाता है तो वो कहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा 7 के ऊपर। तो यहाँ पर वो आ गया 7 के ऊपर, और 7 अगर 7 पर फोर लूप लगा ये चलता जाएगा, और जब तक ये फॉल्स नहीं होगा तो हमने इसको यहाँ जब भी फोर लूप आएगा आपने इस तरीके से रिवर्स एरो लाजमी निकालना है, जो आपकी आखिरी वाली नोड होगी। यहाँ पर आखिरी नोड ये बनी तो इस वक्त हम यहाँ से रिवर्स करेंगे दोबारा 6 के ऊपर। अब 6 जब फॉल्स होगा, 6 में फॉल्स भी तो होना है, तो 6 जब फॉल्स होगा तो वो यहाँ से एल्स पर नहीं जाएगा, वो यहाँ से बिल्कुल नीचे पहुँच जाएगा। तो उसको हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले हम देख लेते हैं कि अगर जब 5 जोन से तब ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो 5 जब हमारा फॉल्स हो जाएगा तब क्या होगा, तब हमारा इसका मतलब 5 का मतलब है कि आपकी ये दोनों कंडीशन जो सी फॉल्स होगी। अब ये आपकी इफ़ की स्टेटमेंट नहीं चलेगी तो ऑब्वियस बात है 4 पर तो नहीं आएगा, तो वो कहाँ पर आएगा, एल्स के ऊपर आएगा। एल्स वाली जो सी नोड है वो हमने 8 ये वाली कंसीडर की है, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, वो फोर लूप पर आ जाएगा डायरेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8। जब 8 लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 के ऊपर फोर लूप लगा। 8 के बाद आगे जब 8 अगर आपका ट्रू हो जाता है, ये अगर आपका ट्रू हो जाता है तो ये कहाँ पर जाएगा, ये आपका चला जाएगा 9 के ऊपर। जब आपका 9 के ऊपर चला जाएगा, 9 के ऊपर लगा इफ स्टेटमेंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रू। अगर तो ये ट्रू हो जाता है तो कहाँ पर चला जाएगा, 9 के ऊपर चला जाएगा। और अगर 9 आपका ट्रू हो जाता है, 9 भी आपका ट्रू हो जाता है तो वो कहाँ पर चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा 11 के ऊपर।
ऐसे ही है। और अगर ये भी आपका ट्रू हो जाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर 9 आपका जो है फॉल्स हो जाता है, अगर आपका 9 फॉल्स हो जाता है तो उसने कहाँ पर जाना है 10 पर। इसका मतलब है ये वाला आपका क्या हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, तो वो इसको इस वाले को चेक करेगा। तो इस वाले को चेक कैसे करेगा, 9 आपका कहाँ पर चला जाएगा, फॉल्स वाली जगह पर चला जाएगा जो कि इधर है। तो यहाँ पर जाके वो चेक करेगा कि 9 और इसके बाद 10 को चेक करेगा जो कि आपका फॉल्स है, और इसको चेक करने के बाद वो किधर चला जाएगा, अगर तो ये ट्रू हो जाती है 10 अगर ट्रू हो जाती है तो किधर आ जाएगा, ये भी इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि इसकी तो 2 कंडीशन लगी हैं तो इन दोनों को वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर वो कहाँ पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा जो कि आपका ट्रू वाला केस है। और जब आपका ये वाला भी, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, अगर आपका ये वाला 10 वाला भी फॉल्स हो जाता है, तो ये जब आपका फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। और ये अगर आपका मतलब दोनों कंडीशन आपकी क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, तो कहाँ पर आएगा, एल्स वाले पर चलेगा। 10 के बाद कहाँ पर आएंगे, 12 पर आ जाएंगे, एल्स वाली एग्जीक्यूट होगी। और 12 के बाद कहाँ पर जाएगा, 13 पर जाएगा, जो कि उसने जाना ही जाना है। तो यहाँ पर कहाँ पर आ गया, 13 पर आ गया। लेकिन एक और जगह से भी 13 पर आएगा, अगर 11 वाली एग्जीक्यूट हो जाती है, मतलब इफ स्टेटमेंट ये सही चल जाती है, उसके बाद वो इसमें 11 पर आया, 11 के बाद एल्स पर तो नहीं आएगा, मतलब 11 के बाद वो 12 पर तो नहीं आएगा, ये 12 है ना, 12 पर नहीं आएगा, 11 के बाद भी तो वो 13 पर आएगा, क्योंकि उसने फॉर लूप चलाना है। तो फॉर लूप जब उसने चलाना है तो 11 से भी 13 पर आ जाएगा। और जब 11 से 13 पर आ जाएगा तो वो 13 से वापस ऊपर की तरफ जाएगा। देखें 13 यहाँ पर है, वापस वो किधर जाएगा, फॉर लूप के पास जाएगा, क्योंकि फॉर लूप लगा हुआ, आपको मैंने कहा था ये 13 से 14 ही जाएगा, ये 8 से 14 जाएगा। तो यहाँ से वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, 8 पर पहुँच जाएगा। ये तो हमने एरो इस तरफ का लगाना है, एरो यहाँ पर हमने लाजमी लगाना है ताकि आपको पता लगे कि यहाँ से वापस रिवर्स इधर गया। अच्छा, उसके बाद अगर 8 यहाँ पर फॉल हो जाता है, अगर तो 8 फॉल हो जाता है तो वो कहाँ पर आ जाएगा, 14 पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये वाला f अगर फॉल हो जाता है तो यहाँ पर वो आ जाएगा 14 के ऊपर। और जब 14 आपका, अब यहाँ पर देखें अभी एक डैंगलिंग कोई चल रही है, 6 अगर देखें, 6 अगर आपका फॉल हो जाता है तो कहाँ पर आ जाएगा, ये भी 14 पर आ जाएगा। तो आपने ये वाला एरो जोन सा है वो यहाँ से जाएगा 14 के ऊपर, जो कि ये 14 पर चला गया। अब देखें 14 अगर आपका 14 आपका कहाँ पर है, ये वाला, इस तरह आपको मैंने कहा था आपने नंबरिंग लाजमी करनी है। ये आपका 14 है, 14 के बाद कहाँ पर जाएगा, 15 जोन से वो इस वाले फॉर लूप की एंडिंग है, तो वो 14 से किधर जाएगा, यहाँ पर नीचे आएगा, और 14 से कहाँ पर जाएगा, 15 वाली नोड पर चला जाएगा। और 15 किस साथ कनेक्टेड है, 15 आपकी कनेक्टेड होगी इस वाले 1 के साथ। तो आपने क्या करना है, आपने 15 को ऊपर लेके जाना है वापस, जो कि वापस ऊपर जाकर यहाँ से वापस ऊपर जाके कहाँ पर जाएगी, 1 के साथ अटैच हो जाएगी। यहाँ पर हमने एरो लगा देना, और 1 जब आपका फॉल्स होगा तो वो सीधा कहाँ पर चला जाएगा, 16 पर। यहाँ पर हमने दोबारा मेन चीज़ याद रखनी है, 15 से वो कभी भी 16 पर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्या बन गया, सारा साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी का ग्राफ बन गया। अगर आपने साथ साथ मेरे बनाया है तो आपके साथ आपका अच्छा तरीके का इसका ग्राफ बन गया होगा कॉपी के ऊपर। अब इसकी साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं, वो किस तरीके से निकलेगी। अब साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी इसकी निकाल लेते हैं। अब सिंपल आपने इसमें, आप इसने ज़्यादा आप खपेंगे, इसके अंदर सारे नोट्स को काउंट करेंगे, एजेस को काउंट करेंगे। आप सिंपली क्या करें, साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं। सबसे पहले फॉर लूप हमने सारे काउंट करने, 1, दूसरा फॉर लूप ये 2, तीसरी इफ स्टेटमेंट ये 3, चौथी फॉर लूप ये 4, एल्स 5, 4, 6, इफ 7, और ये एल्स क्या हो जाएगी 8। तो इसका मतलब 8 आपके प्रेडिकेट्स नोड्स हैं, और प्लस आपके कितने, प्लस आपका 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका मतलब आपके 9 साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी के बनेंगे। आपकी साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी कितनी बनेगी, 9 बनेगी। उसका मतलब है 9 ही आपके क्या बनेंगे, बेसिस पाथ बनेंगे। तब हम इसके बेसिस पाथ निकाल लेते हैं कि इसके बेसिस पाथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिस पाथ भी इसके अच्छे खासे बनेंगे, 9 जोन से हमने निकाल लिए हैं, और इसके हम देख लेते हैं कैसे इसके 9 बनते हैं। और 9 कैसे बनेंगे, सबसे पहले एक तो आपने सिंपल निकाल लेना 1 से लेकर 16, 1 से 16 तो एक आपका आराम से बन गया, ये तो आप सबका बन जाएगा।
उसके बाद दूसरा हम लोग ऐसे निकालेंगे। आपने सारे ट्रू वाले केसेस देखने हैं, इसमें से आप निकालना बड़ा मुश्किल है, तो आप इसमें से जो आपके पास आसान, आपने जो अच्छे तरीके से, क्योंकि पेपर में जो आपने कहीं भी आपने अच्छे तरीके से ग्राफ जब आप बनाएंगे तो आपको उसकी सही समझ आएगी। ये यहाँ पर सही तरीके से इतना नीट तरह से नहीं बना, लेकिन इसका जो आप स्टेप बाय स्टेप जितना आपको मैंने करवाया था, आपने साथ आप नोट डाउन जब करेंगे तो आपको एक अच्छे तरीके वाला ग्राफ बन सकता है। तो इसका हम देख रहे हैं, ट्रू वाले केसेस देख लेते हैं। 1 2 3, तो यहाँ पर अभी लिख लेते हैं 1 2 3, और 3 के बाद कहाँ पर जाएगा 2 पर, तो वापस हम लोग दोबारा 2 लिखेंगे, और उसके बाद 2 के बाद किधर जाएगा 4, 4 के बाद किधर जा रहा है 6, तो आप लिख लेंगे 6, 6 के बाद कहाँ जा रहा है 7, 7 आ जाएगा, 7 के बाद दोबारा 6, और 6 के बाद कहाँ पर जा रहा है, अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर देखें 6 के बाद वो यहाँ से 14, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 14, और 14 के बाद कहाँ पर जा रहा है 15, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15, और 15 के बाद कहाँ पर जा रहा है दोबारा ऊपर 1, और 1 के बाद 16, 1 के बाद 16। इस तरीके से अगर आप देखें तो आप इसके सारे पाथ निकाल सकते हैं। तो होपफुली मेरे ख्याल से आप अब एक और मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। अब हमने सारा 1 2 3 पर अब ले गए, अब 1 के बाद आप 2 के बाद 4 पर ले जाते हैं, 1 2, उसके बाद 4, 4 के बाद कहाँ पर जाएंगे, अब 4 के बाद हमने ट्रू की वजह जाना है, 4 के बाद हम किधर जाएंगे 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद दोबारा 6, और 6 के बाद नीचे जाके 14, 14 के बाद 15, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 15, और 15 के बाद 1, 1 के बाद दोबारा 16। इसके जो बाकी पाथ हैं वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। होपफुली आपको ये सारी वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई कि हम लोग किस तरीके से सबसे पहले कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाते हैं, फिर साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, उसके बाद हम लोग बेसिस पाथ इसके कैलकुलेट करते हैं। तो इसके 9 बेसिस पाथ इसके आ जाएंगे, जो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अच्छा, तो वीडियो तो हमने देख ली किस तरीके से हमने सारा ये निकाला है। पहले हमने देखा था कंडीशनल कवरेज देखी थी, उसके बाद हमने इसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ का हमने सारा ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाने के बाद हमने उसकी साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी निकाली। वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आती थी ये कंट्रोल फ्लो ग्राफ, जो कि हमने आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप अपने नोट्स हमेशा साथ रखें, तो आपको समझ आएगी। मेरे ख्याल से जो नोट्स वाले लोग थे शायद उनको समझ आ गई, और वो जब मुझे दोबारा मिलेंगे तो मैं उनसे ये भी फीडबैक लूँगा कि आपको नोट्स के साथ समझ आई थी या नोट्स के बगैर आपको समझ आएगी। तो आप कमेंट्स के नीचे भी बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से ज़्यादा अच्छी समझ आती है, उस तरह की वीडियो भी हम बना लेंगे। और इसको ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और टेस्टिंग वाली टेक्निक्स देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.